मिडवे स्टार्ट करें। हाँ, रेडी? मास्टर ऑल्सो रोलिंग। रोल कैमरा एंड एक्शन। रामू जी फिर से बैक हों और एक अच्छी बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छी सर, वो फिल्म ट्रेंड बनाएं। सेटर तो रही हैं, उनकी फिल्मों की भाषा अलग रही है हमेशा। क्राफ्ट कितना अच्छा क्राफ्ट रहा है अलग उनका। रहा है। उन्होंने जितने डायरेक्टर्स, राइटर्स, कैमरामैन, टेक्नीशियन, एक्टर्स को जितना ब्रेक दिया है, मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री में और वेरी किसी ने वेरी भी राइट, दिया होगा। बिल्कुल वेरी राइट। श्रीराम राघवन, सिमित तमीन, मतलब जो नाम मुझे याद आ रहे हैं, मतलब वो सबको ब्रेक। अनुराग कश्यप को, मतलब सत्या लिखा अनुराग कश्यप ने, मतलब कितने लोगों को उन्होंने ब्रेक दिया है, और वो गट्स के साथ। एक्टरों में भी राजपाल को, मतलब सोच लीजिए राजपाल यादव को कोई हीरो लेगा ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था, और उसको मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, मैं हीरो कास्ट किया उन्होंने। बताइए फिर कहाँ से शुरुआत हुई एक्टिंग की? और हाँ देखिए, मेरी सबसे पहले मैं बताऊं, पैदाइश हुई है बहुत छोटे शहर में, छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है चिरमिरी। बेसिकली वो कोल माइंस एरिया है, कोल माइंस का है, तो वहाँ इंडिया के विभिन्न प्रांत के लोग आते हैं वहीं पास नौकरी के लिए। तो मेरे फादर भी वहीं जॉब करते थे, मेरी वहीं पैदाइश हुई। बड़ा अच्छा माहौल था वहाँ, सोर्स ऑफ इनकम लोगों के लिए केवल कोयला था वहाँ। एक गवर्नमेंट, मतलब SCCL था, तो उनकी तरफ से क्या था कि हफ्ते में एक दिन रोड साइड सिनेमा दिखाते थे वो लोग। सड़क पे अनाउंस कर देंगे कि आज ये पर्दे पे ये फिल्म दिखाई जाएगी। तो हम छोटे छोटे थे, तो अपना ये जो मुंबई में कहते गोनी, मतलब बोरी लेकर के पहले से जगह बिछा करके अपना तैयार रखते थे कि हाँ सीट लॉक, कि भाई रात को फिल्म देखनी है। और फिल्म क्या होता था, दोनों तरफ से देखते थे, पर्दा लगा ना सड़क पे, इधर से भी देखते थे ऑडियंस, उधर से भी देखते थे। तो उधर से देखती थी तो उल्टा दिखता था, और इधर से देखेगी तो सीधा दिखेगा। तो हम सीधे के साइड वाले पहले से जगह छिका के बैठते थे, फिल्म देखते थे। लेकिन उस समय देखते देखते ऐसा बीच में लगा कि यार हमको भी फिल्म में काम करना है, लेकिन इतना छोटा शहर था, कहाँ मतलब कोई रास्ता ही नहीं। तो फिल्म देख के खुश हो जाते थे, और वो रोड साइड सिनेमा देखते देखते सिनेमा हॉल में भी जाने की फिर चाहत बढ़ने लगी सिनेमा के लिए, मतलब दीवानगी बचपन से ही। उस समय मेरे ख्याल से 1.5 या 2 रुपए की टिकट होती थी, तो वो भी अरेंज करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन किसी तरह अरेंज हो करके अगर फिल्म देख लिए तो आय हाय लगता था बहुत कुछ अचीव कर लिया लाइफ में। जादू लगता था सिनेमा, और लगता था यार सिनेमा में काम करना है, कैसे करेंगे, क्या होगा। यही चलता रहा। 12th तक वहीं पढ़ाई करी मैंने। ओके। 12th तक पढ़ाई करने के बाद दिल्ली आना हुआ इंजीनियरिंग करने के लिए। जब दिल्ली आया मैं, तो शुरू के साल भर मतलब पढ़ाई में ही लगा। दूसरे साल सेकेंड ईयर में मेरा एक कोई दोस्त मिला, बोला यार ये मंडी हाउस करके जगह है, वहाँ पास थिएटर होता है, नाटक होता है। बोला ये क्या होता है? बोला चल देख। मैं वहाँ गया, रिहर्सल देखा, मैं बोला अरे वाह ये तो कमाल हो रहा है यार। फिर उसके बाद शोज़ होते थे जो श्री राम सेंटर में, चाहे जो भी, वो देखने गया, तो वो तो लगा यार जादू, ये तो बहुत अच्छा फील्ड है। घर वालों को बताया ही नहीं। सेकेंड ईयर जब शुरू हुआ तो मैं धीरे धीरे बस वही रिहर्सल देखने जाना शुरू कर दिया। बीच में जब भी टाइम मिले तो नाटक देखने चला जाता था। तो फैमिली को नहीं पता था? तो फैमिली को कुछ नहीं पता था। ओह। देखते देखते अचानक एक दिन, हम छोटे शहर से हैं ना, तो झिझक भी होती है, डर भी लगता है जब उस तरह की आपकी वो। तो एक ग्रुप का रिहर्सल चल रहा था, और मैंने हिचकिचाते हुए बोला कि सर मैं भी करना चाहता हूँ। तो बोले हाँ हाँ आ जाओ, यहाँ तो अभी शुरू में 6 महीने चाय वाय पिलाना पड़ेगा तुम्हारे को सबको, और देखो रिहर्सल सीखो। बैठ के रिहर्सल देखता था, और मैं किसी एक बंदे पे फोकस करता था कि अच्छा इसका ये रोल है, तो ये। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बंदा आया नहीं। डायरेक्टर बोला कि भाई तुमको कर दो उसका क्यों, अगर याद है लाइन तो दे दो, प्रॉक्सी कर दो। बोला ठीक है, कर दिया। पता चला वो बंदा आया ही नहीं, वो रोल मुझे मिल गया। अच्छा। हाँ हाँ। तो पहला नाटक ऐसे हुआ, श्री राम सेंटर में शो था। पहली बार भाई श्री राम सेंटर में शो कर रहे हैं, तो मतलब मज़ा आ गया, और ऑडियंस का तुरंत रिस्पांस आता ना थिएटर में, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो देख करके भी बड़ा मज़ा आया। बोला नहीं यार मेरा फील्ड तो यही है, पढ़ाई लिखाई में अब मन वन लग नहीं रहा है। मैंने घर पे फ़ोन किया पिताजी को बोला कि ऐसा ऐसा है, मैं छोड़ना चाह रहा हूँ। बोले क्या पढ़ाई छोड़ा? तो मतलब क्या? मैं बोला नाटक कर रहा हूँ। तो उनको नहीं समझ में आया कि नाटक क्या होता है, क्या है। मेरे माँ पिताजी 3 दिन बाद ट्रेन पकड़े दिल्ली आ गए। अच्छा। हाँ,
और उस समय दिल्ली में एक बहुत मशहूर ग्रुप था एक्ट वन। ओके। हाँ, तो एक्ट वन ग्रुप का मैं आपको बता दूं, हमारे इंडस्ट्री में हमारे सीनियर्स बहुत हैं एक्ट वन ग्रुप से। जैसे इम्तियाज़ अली जी हैं, सुजीत सरकार हैं, बहुत पीयूष भाई हैं, मनोज वाजपेयी, आशीष विद्यार्थी, ये लोग काफ़ी सीनियर थे हमारे में, तो उस ग्रुप में। और वो ग्रुप बहुत टॉप का ग्रुप था दिल्ली में। उसी ग्रुप में एक प्ले हो रहा था किंग लियर, और लियर का रोल मैं कर रहा था। हाँ, तो माँ पिताजी जब आए तो बोले है क्या, तो मैं बोला चलिए शाम को रिहर्सल देखिए। उन्होंने देखा कि भाई बेटा हमारा मेन रोल कर रहा है। ये उनको फर्स्ट टाइम था, मतलब फर्स्ट ऐसे टाइम कोई? वो उनको मैंने बताया और उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, और वो सीधे दिल्ली आ गए। तो आए तो देखे तो ऐसा है कि अच्छा लगा उनको। और वो रिहर्सल स्टेज पे ही था, 10-15 दिन की रिहर्सल थी, तो बीच में मतलब आप समझ रहे हैं कि स्क्रिप्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता, आदमी स्क्रिप्ट देख रहा है फिर लाइनें कर रहा है, और इस तरह से रिहर्सल बीच बीच में डायरेक्टर भी टोक करके बता रहे हैं। घर आ गए पिताजी, फिर पूछे कि तो ये तो हम देख लिए, तो मतलब अभी क्या है? तो मैं बोला कि अभी मेरे को ऐसा है कि पढ़ना वढ़ना नहीं है अब मेरे को, यही है जो है। यही है अब जो करना है मेरे को, यही करना है। तो बोले ठीक है, तुमको ये करना है तो इसके आगे भविष्य में क्या करोगे? उस समय यही है ना कि माँ पिताजी को थोड़ा कन्विंस करने के लिए कि नहीं अभी तो मैं थिएटर कर रहा हूँ, उसके बाद बॉम्बे जाएंगे, फिल्म उम करेंगे, जो भी है। हमारे से क्या चाहते हो? मैं बोला कि अभी मैच्योर ग्रुप में थिएटर कर रहे हैं, तो उसमें तो पैसे वैसे है नहीं, तो जैसे हॉस्टल में पैसे भेजते थे तो ऐसे कुछ दिन पैसे भेजिए। मैं मतलब, हालांकि पिताजी अभी ऊपर चले गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, कभी उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया। ओके। और मुझे आश्चर्य लगता है कि मतलब उतने छोटे शहर में रहते हुए और इस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ना ही जानते हुए भी उन्होंने मुझ पे विश्वास किया और बोला ठीक है, करो तुम, जो इच्छा है तुम्हारी करो। तो उसके बाद मैं दिल्ली में थिएटर करने लगा हूँ। जब दिल्ली में थिएटर करते थे ना, तो सीखने की भावना थी और पैशन एक अलग ही तरह का था। मतलब दिन रात नाटक देखना, नाटक पढ़ना, रिहर्सल करना, जिंदगी ही पूरी वही, उसी में रहना, उसी में। एक समय तो ऐसा था दिल्ली में कि मैं 3 नाटक एक साथ कर रहा था। हाँ, एक उस समय मैं साहित्य कला परिषद रेपेट्री में चला गया था, तो रेपेट्री में मैं ए ग्रेड भी था और रेपेट्री चीफ भी था। तो रेपेट्री का एक प्ले था जो हमारी रेपेट्री की नॉर्मल टाइमिंग होती थी 11 बजे से 6 बजे तक, उसका रिहर्सल करता था मैं, उसमें भी मेन रोल कर रहा था। एक प्ले है डॉक्टर लाल का व्यक्तिगत नाम से, ओके, जिसको चित्तरंजन त्रिपाठी नाम के डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे थे, अभी एनएसडी के डायरेक्टर हो गए हैं। जी। उसमें 2 ही कैरेक्टर का प्ले है, तो उसकी हम मॉर्निंग में 6 बजे से रिहर्सल करते थे, 6 से 10 तक। फिर रात को जब मैं रिहर्सल से आता था, तो उस समय बीजेपी स्पॉन्सर कर रही थी स्ट्रीट प्ले, उस समय शायद कोई पॉलिटिकल थे, तो वो सुभाष चंद्र बोस पे एक स्ट्रीट प्ले था करीब 20-25 मिनट का। तो उस प्ले में मैं मतलब मेन रोल भी कर रहा था और डायरेक्ट भी कर रहा था उसको। अच्छा। तो हाँ, तो एक साथ मैं समझिए आप, मैं सुबह 6 बजे से शुरू होती थी मेरी रिहर्सल, फिर रेपर्टरी का अपना 11 बजे से 6 बजे तक, फिर 7-8 बजे से 11:30 बजे तक अपना वो स्ट्रीट प्ले का, तो एक साथ पूरा ये कर रहा था। आनंद ही वो अलग था, एक अलग ही लाइफ थी वो, अलग ही आनंद था। मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता उस फीलिंग को, बड़ा मज़ा था। तो दिल्ली में केवल जुनून की हद तक थिएटर की उस समय, मतलब जैसे बॉम्बे से कुछ मतलब फिल्में बनने आती थी जिसमें छोटे मोटे रोल या इस तरह के कुछ रोल के ऑफर भी आते थे, तो अपन आंख बंद करके इग्नोर कर देते थे, नहीं भाई अभी अपन तो यही कर रहे हैं, यही सीखेंगे, फैशन के साथ अभी यही करना है। फिल्म अगर करना होगा तो जब बॉम्बे जाएंगे तब करेंगे। ये कौन सी साल की बात है सर? ये 97, 98, 99। वो तो माहौल भी तब हाँ, बहुत 97 एंड की बात है, और फिर 97, 98, 99 और इस तरह से ये चल रहा था। वहाँ किया, और आपको पता भी है, मतलब लोगों को पता कि थिएटर में सीखने को बहुत मिलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लाइव ऑडियंस है, आप ऑडियंस के साथ अट्रैक्ट कर रहे हो, हर रोज परफॉर्मेंस में कुछ नई चेंजेस होते हैं। बिल्कुल। तो वो हिट है या फ्लॉप है, वो जनता उसी टाइम बता देती है। जनता उसी समय बताएगी, उसी समय आपकी एंट्री पे क्लैपिंग हो जाएगी अगर दोबारा कोई शो देख रहा है या पहली बार भी देख रहा है। और कई बार आपको पता भी चल जाता है कि रिपीट ऑडियंस आई है, क्योंकि आपके डायलॉग बोलने से पहले वो लोग बोल दे रहे हैं अगर पंच है तो। वो भी क्या प्यारी फीलिंग है, अलग फीलिंग है। हाँ, वो मज़ेदार अनुभव रहा। उसके बाद साहित्य कला परिषद रेपेट्री में जब मैं था, तो वहाँ भारत के बहुत ही बड़े बड़े थिएटर के जो डायरेक्टर थे वो आते थे हमारे साथ प्ले करने के लिए, वहाँ करते थे, और उसके ऑल ओवर इंडियाज़ में शो करते थे हम लोग, तो मज़ा था। तो वहाँ सीखा, मतलब अच्छे से। जब लगा कि थोड़े से रेपेट्री में पैसे आते थे तो थोड़े पैसे भी जोड़ लिए, और अब लगा कि
अब मुंबई जाया जा सकता है। दिल्ली से सब बोरिया बिस्तर बात के मम्मी पापा के पास गया, बोला यहाँ 1-2 महीना आराम से माँ बाप के साथ गुजारूंगा, फिर चलेंगे फिर बॉम्बे। जाएंगे बॉम्बे। तो ख्याल कैसे आया बॉम्बे का, करते करते वहाँ प्लेस? हाँ देखिए, जब बॉम्बे में हम थिएटर करते हैं ना तो एक सर्कल बन जाता। अब तो सारे रास्ते पता होगा ना, जब छोटे शहर चिरमिरी में थे तो हमको कोई रास्ता नहीं मालूम था। बॉम्बे में आए तो थिएटर करते करते वहाँ NSG के भी लोग हैं, श्री राम थिएटर के हैं, साहित्य कला परिषद के हैं, सब दोस्त हैं। तो कुछ एक सीनियर पहले ही बॉम्बे जा चुके हैं, और फिर बॉम्बे में कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। कोई मुंबई से आता था तो हम लोग बड़े उत्सुकता से उससे पूछते थे कि भाई कैसे होता है, क्या होता है। तो वो सब सुन करके ही बेसिक मतलब एक जनरल नॉलेज मिल चुकी थी कि मिल अगर चुकी थी बॉम्बे जाना है तो प्रोसेस क्या है। यस हाँ, प्रोसेस क्या है। और प्लस एक चीज़ ये भी था कि आप भले कितना भी 30 मार खां यहाँ थिएटर किए हैं, मुंबई में जाके आपको ज़ीरो से ही शुरू करना है। तो हाँ, लेकिन अभिनय आपने जो सीखा है या आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपको काम मिलेगा फिल्मों में चाहे किसी में भी, तो फिर वो सीखा हुआ आपके काम आएगा, वही था। फिर कैसे ट्रीट किया बॉम्बे ने, क्या हुआ उस दिन जब आपने पहला कदम रखा था यहाँ? पहली बार जब मैं यहाँ आया, दादर स्टेशन पे उतरा। चूँकि मेरे फादर, एक चीज़ बताना चाहूँगा, फादर जॉब करते थे छत्तीसगढ़ में, गांव हमारा एक्चुअल बनारस के पास का है। ओके। तो उस समय फादर, मम्मी पापा बनारस में थे, तो मैं बनारस से पिताजी ट्रेन पे बिठाने आए मेरे को। ये होता है ना कि बेटा जा रहा है तो चलो हम भी चलते हैं छोड़ने के लिए। तो पिताजी स्टेशन पे बनारस बिठाने आए और यहाँ दादर पे मैं उतरा, और मेरा एक दोस्त रिसीव करने आया मुझे। ओके। थिएटर का ही था, वो पहले से बॉम्बे आ गया था। तो वो रिसीव करने आया, दादर उतरे तो वो बोला 2 रास्ते हैं, यहाँ से देख लोकल ट्रेन पकड़ के अपन सीधे घर चले जाएंगे, मलाड में रहता तो, या दूसरा रास्ता ये है कि यहाँ से थोड़ी दूर पे है सिद्धिविनायक मंदिर, तो तू पहली बार आया सिद्धिविनायक दर्शन कर ले, उसके बाद चलते हैं। तो मैं कैश लेके आया था, जो उस समय अकाउंट बॉम्बे में था नहीं ना, तो ये भी डर लगा कि यार टैक्सी में तो कैसे। मैं बोला चल ठीक है, पहले सिद्धिविनायक चलते हैं। सिद्धिविनायक गए, वो बंदा टैक्सी के पास खड़ा था, मैं दर्शन करके आया। फिर मैं टैक्सी के पास खड़ा था, वो दर्शन कि पैसा ना गया वो, पैसा ना गया वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट था। और भाई वो टैक्सी वाले ने भी हमको बेवकूफ़ बनाया। आप तो मुंबई के, आज भी दादर स्टेशन से सिद्धिविनायक तक का और वापस रिटर्न का 150 रुपया नहीं लगेगा। उस समय 2001 के एंड में भाई ने मेरे से 150 रुपया लिया था। मतलब तब लगना चाहिए था 70-80 रुपए, 70-80 या शायद उससे कम, कम ही, उससे मतलब कम। हाँ, मतलब पता नहीं, आई डोंट नो। तो वो एक हुआ, फिर उसके बाद आ गए मुंबई। तो कैसा रहा स्ट्रगल? बॉम्बे तो आगे चलिए शिफ्ट हो गए। हाँ, बॉम्बे आ गए तो सबसे पहले हम जिस तरह से दिखते हैं या किस तरह का बैकग्राउंड है, हीरो तो दिखते नहीं। तो हमारे लिए उस समय भगवान थे राम गोपाल वर्मा, हमारे जैसे एक्टरों के लिए। बिल्कुल। तो जुहू में वो जो हरे राम हरे कृष्णा के सामने उनका उस समय ऑफिस था, और वहाँ आप देखेंगे तो अक्सर 70-80 एक्टर रामू जी के ऑफिस के सामने खड़े रहते थे। तो हम लोग भी, मैं भी गया, मैं बोला कि वहीं खड़े रहेंगे। और लोगों में ये धारणा थी कि रामू जी अगर गाड़ी से उतरते हुए किसी एक्टर को देख लेंगे तो हो सकता है उनको पसंद आ जाए तो तुरंत रोल दे देते हैं। ओके। हाँ, ऐसी धारणा थी उस समय एक्टरों का। तो उसी आस में मैं खड़ा था, लेकिन एक स्टेप और आगे मैंने फ़ोटो, उस समय चलता था फ़ोटो अपने जो भी खिंचाए थे, तो मैं फ़ोटो देने की कोशिश किया तो वॉचमैन बोलता मुझे फ़ोटो दे। अब मुझे थोड़ा सा ईगो हर्ट हो गया। मैं बोला मैं इतना अच्छा दिल्ली से थिएटर उठर करके आया हूँ, मैं वॉचमैन को फ़ोटो दूँ? मैं थोड़ी सी उससे बहस करने लगा। तो इतने में चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर रमेश कटकर थे उस समय। तो रमेश जी आए और उन्होंने बोला लाओ मुझे दे दो, तो मैंने दे दिया। कट टू अपन 1 हफ्ते की बात होगी। 1 हफ्ते बाद यहीं यमुना नगर में मेरा एक दोस्त है, वही चित्रंजन त्रिपाठी। ओके। हाँ, तो वो यहाँ आए हुए थे, तो उनके यहाँ अक्सर मैं मतलब सर रहता था, तो हम लोग का दोस्ती अच्छी थी, तो बातें चल रही है। तो रात को वहीं रुका था। सुबह मैं वॉशरूम गया तो चित्रंजन की जो वाइफ हैं वो भी मेरी फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि गोपाल तेरा फ़ोन बज रहा है, गोपाल वर्मा कॉरपोरेशन से है फ़ोन। मैं दौड़ के गया, मैंने फ़ोन उठाया, मतलब प्रवाल रमन थे उस समय। प्रवाल रमन बोले रामू जी आपसे मिलना चाहते हैं, आप कितने देर में आ सकते हैं? बोला बस अभी मैं 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। रिक्शा लिया, पहुंच गया। अब रामू जी के यहाँ पहुंचा ना मैं, तो रामू जी का पहला अच्छा, रामू जी मतलब भाई उस समय सच में बहुत बड़ा, मतलब ऑफ कोर्स मतलब उनके जैसा कोई, अभी भी मैं उनकी फिल्मों को और उनके कला को सम्मान करता हूँ, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ रामू जी फिर से बैक हों और एक अच्छी, बहुत अच्छी फिल्म बनाएं। ट्रेंड सेटर तो रही हैं, उनकी फिल्मों की भाषा अलग रही है हमेशा,
क्राफ्ट कितना अच्छा क्राफ्ट रहा है अलग उनका। रहा है। उन्होंने जितने डायरेक्टर्स, राइटर्स, कैमरामैन, टेक्नीशियन, एक्टर्स को जितना ब्रेक दिया है, मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री में और वेरी किसी ने वेरी भी राइट, दिया होगा। बिल्कुल वेरी राइट। श्रीराम राघवन, सिमित अमीन, मतलब जो नाम मुझे याद आ रहे हैं, मतलब वो सबको ब्रेक, अनुराग कश्यप को, मतलब सत्या लिखा अनुराग कश्यप ने, मतलब कितने लोगों को उन्होंने ब्रेक दिया है, और वो गट्स के साथ। एक्टरों में भी राजपाल को, मतलब सोच लीजिए राजपाल यादव को कोई हीरो लेगा ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था, और उसको मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, मैं हीरो कास्ट किया उन्होंने। तो बहरहाल जब मैं रामू जी से मिलने गया तो रामू जी उस तिरछी निगाह से देखते हैं और बोलते हैं कि कैसे एक्टर हैं आप। अब ये सवाल किसी भी एक्टर से पूछा जाए कि कैसे एक्टर हैं आप, तो मैं क्या जवाब दूं। तो मैं खड़ा हो गया और मैंने बोला सर मैं थिएटर से हूँ और कैसा एक्टर हूँ ये मैं क्या बताऊँ, अगर आप कहें तो मैं कुछ थिएटर का आपको सीन परफॉर्म करके बताता हूँ। बोले नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ये रोल है, कंपनी फिल्म थी। उसमें यही है कि अजय देवगन आते हैं, उनका गैंग पे, अजय देवगन पे आप अटैक करेंगे, फिर मोहनलाल आपको पकड़ेंगे, पूछताछ करेंगे, टॉर्चर करेंगे। आई एम सो सॉरी, हाँ सर को पानी दिया हाँ जाए। थैंक यू थैंक यू। नहीं थैंक्स। क्या फिल्म थी कंपनी भी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म थी, मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट है, कमाल फिल्म थी, कमाल फिल्म थी जी। फिर उन्होंने बताया कि भाई कंपनी ये है, ये रोल है आपका, और 10 या 12 दिन आपके चाहिए होंगे, पैसों की बात तो प्रवाल है, प्रवाल कर लेंगे, और हमको उस समय क्या, तो पैसे जो भी दे दो, हमको तो राम गोपाल वर्मा के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात थी। ईश्वर की कृपा रही कि आने के 7 या 8 दिन के अंदर ही मुझे कंपनी फिल्म मिल गई। अच्छा, सिर्फ 7-8 डेज में, मतलब मैं आया हूँ और दूसरे तीसरे दिन रामू जी के ऑफिस में पहुंच गया और 5-6 दिन बाद कॉल आ गया। तो ये रहा पहले फिल्म का एक्सपीरियंस। तो सर इतनी बड़ी फिल्म आई आपकी कंपनी, ऑफिस सुपर हिट हुई अनडाउटेडली, उसके बाद इंडस्ट्री कैसी थी आपके साथ? इंडस्ट्री से पहले मैं आम पब्लिक की चीज़ें बताता हूँ। मैं लोखंडवाला मार्केट में कंपनी रिलीज के बाद घूम रहा था, तो मैं देख रहा था कुछ लड़कियां मुझे देख रही हैं पलट पलट के। मैं बोला यार ऐसा क्यों है? फिर कुछ लोग देख रहे हैं, तो मुझे शुरू में कन्फ्यूजन होता था, यार ये किस निगाह से देख रहे हैं, ये लोग क्यों देख रहे हैं मुझे, है पलट के देख रहे हैं और सामने वाले से बात करके मुस्कुरा भी दे। तो मैं देखता मैं कुछ ऐसा पहना या उल्टा क्या किया मैंने, मतलब कॉन्शियस होता रहा, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ। फिर उसमें से एक आध आदमी आए सामने, बोले सर आपकी कंपनी देखी हमने। मैं समझा ओ इसकी वजह से लोग देख रहे हैं। क्या फीलिंग थी तब तो फर्स्ट किसी ने आपको? खुशी हुई, और उससे ज़्यादा खुशी तब हुई मुझे, आप वो याद करिए कि पिताजी ने मुझे एक बार भी नहीं टोका था और बोले थे कि तुम जो करना चाहते हो करो, हमसे क्या चाहिए। कोल माइंस में जो जीएम होता है ना, जनरल मैनेजर, वो बहुत बड़ा पोस्ट होता है। वो जनरल मैनेजर की गाड़ी मेरे घर पे आई और उनका ड्राइवर मेरे दरवाज़ा खटखटाया और पिताजी इसको बोला कि मैनेजर साहब आपसे मिलने आए हैं। भाजी नॉर्मल एक सिविल इंजीनियर थे, तो उनको समझ में नहीं आया कि जनरल मैनेजर क्यों मिलने आया। और वो मैनेजर मिला पिताजी से और बोला कि आपके लड़के की हमने सुना है कि आपका ही लड़का है और फिल्म देखी है कंपनी, तो यहाँ से एक लड़का गया तो हमको बहुत खुशी हुई, इसलिए हम आपको बधाई देने आए हैं, और शाम को हो सके तो चाय पे आइए घर पे। उनको मतलब बहुत ही अच्छा लगा, और वैसे वो एक्सप्रेस करते नहीं थे, तो फ़ोन किया उन्होंने। पिताजी उतना फिल्म देखने जाते नहीं थे, और बोलने के जब जीएम मिला उसके कुछ दिन बाद प्लान बनाए देखने का वो, तो बोले ऐसा ऐसा है, जीएम ने हमको बोला और हमको अच्छा लगा कि हम तुमको टोके नहीं कि या मना नहीं किए, तुमने किया, और हमको बहुत खुशी हुई कि हमारा डिसीजन जो था वो सही ही था। मुझे जो लोगों से मिलने में खुशी होती थी उससे कहीं ज़्यादा अनडाउटिंगली सर पिताजी का जो आया फोन, वो ऑफ कोर्स, मतलब वो तो एक बात, वो अलग बात है ना। यस यस यस। उसके बाद भाई ऐसी हुई चीज़ें कि जैसे कंपनी में छोटे छोटे 4 सीन के रोल थे। आपको पता ही है कि आप एक्टर कितना भी टैलेंटेड है या नहीं है, वो जिस तरह के रोल में इंडस्ट्री ने या डायरेक्टर्स लोगों ने देखा है उसी तरह के रोल में उसको कास्ट करना शुरू कर देते हैं। शुरुआती दौर में तो वही होना है जी। उसके बाद मुझे श्रीराम राघवन जी की एक हसीना थी मिली। एक हसीना थी में वही 2 सीन का, एक सीन का ही रोल था, वो उर्मिला के घर में आके बैग रखता हूँ मैं, और उसकी वजह से
फंसती हैं जो भी है। कंपनी के बाद तो उतने फिल्मों के ऑफर नहीं आए, बहुत चक्कर मुझे लगाने पड़ते थे। और ठीक है, नए नए आप आए हैं, हर ऑफिस में जाना आपका फ़र्ज है, लोगों से मिलना फ़र्ज है, तो कंपनी रिलीज़ के बाद वो सब चीज़ें करता रहा मैं। लेकिन एक हसीना थी जब रिलीज़ हुई, उस समय मुझे अच्छे से याद है, कम से कम 23 फिल्मों के मुझे ऑफ़र आए। उसमें सिर्फ मतलब खैर नाम नहीं लेता मैं, कुछ बड़े बहुत बड़े डायरेक्टर्स के भी, और वही 1 सीन 2 सीन इस तरह के रोल। मुझे अंदर से लगा कि अगर मैं इस तरह से ही करता रह जाऊंगा तो मुझे कुछ सोच के ही आया ना आदमी, और अच्छा मैं रोल नहीं कर पाऊंगा। जबकि थिएटर में मैं आपको बता दूं कि थिएटर जब मैं किया ना 3-4 साल लगातार, 21 नाटक मैंने किए जिसमें 19 में मैंने मेन रोल किए हैं। ओह, और थिएटर की कास्टिंग आपको पता है कि वो टैलेंट बेस पे होती है, रीडिंग होती है, इम्प्रोवाइजेशन होता उसमें है, लुक सेकेंडरी है। लुक बहुत सेकेंडरी है। अगर डायरेक्टर को लगता है कि ये इस रोल में मेन रोल में फिट है तभी वो कास्ट करेगा। तो ये सब सोचते हुए मुझे लगा कि यार अगर इस तरह से ही मैं करता रह जाऊंगा, लोग मेरे को अच्छा रोल के लिए सोचेंगे ही नहीं। बड़े रोल और के ऑफर नहीं आएगा, बड़े रोल नहीं या कुछ अच्छे रोल नहीं होंगे तो करियर क्या बनेगा, मतलब ऐसे ही करते रह जाएंगे और वो होगा। शादी भी हो गई थी, मुंबई आते ही मैंने शादी कर ली थी, तो बच्चे भी मतलब परिवार भी। वाइफ ने कहा कि कर लो, कम से कम पैसे तो आएंगे। तो मैंने उसको दिल की बात बताई कि मैं बोला देख ऐसा है कि थोड़ा सा कम खा ले लेंगे, या फिर ठीक है एक टाइम खा लेंगे, मुझे करने दे कोशिश, कुछ अच्छा रोल तो मिलेगा ही ना। फिर इसी बीच में मधुर जी के यहाँ से फ़ोन आया, वो पेज 3 बना रहे थे। तो पेज 3 बना रहे थे, मधुर जी का ऑफिस उस समय 4 बंगले में था, रामू जी का नीचे फैक्ट्री था, उसके ऊपर मधुर जी का ऑफिस था 4th फ्लोर पे। तो मैं गया, मधुर जी से मिला, तो बोले कि ऐसा ऐसा है पेज 3 में 2 सीन का रोल है। क्या बोलूँ, मैंने हाथ जोड़ा, मैंने बोला सर आपने बुलाया है, कुछ अच्छा रोल करना चाहता हूँ। बोले नहीं तूने एक हसीना थे में किया था ना ऐसा, वो तो वो खड़े हो गए। मतलब डायरेक्टर को भी लगता है ना कि भाई मैंने इसको बुलाया और इस तरह से कैसे को ये कल का लड़का अभी कैसे बोल सकता है। लेकिन मैंने बड़े जेन्युइन तरीके से बोला कि सर ऐसा है, मेरी इच्छा है कुछ अच्छा करने की, कुछ नहीं है सर, मेरा यहाँ कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं अपने उस पर ही कर रहा हूँ। और तो उन्होंने बोला कि ठीक है तू ये पेज 3 कर ले, अगली फिल्म मेरे एक पाइपलाइन में है, सोच रहा हूँ मैं, उसमें काफ़ी अच्छा रोल दूंगा तुझे। पेज 3 कर लिया, पेज 3 सुपर हिट। बिल्कुल। और जो अगली फिल्म का बोले थे वो अभी बनाए नहीं, उसके बाद वो उन्होंने कुछ और ही फिल्म कॉर्पोरेट या पता नहीं कुछ और फिल्म प्लान कर लिया, उसमें भी नहीं लिया मुझे। और इस दौरान जो चूंकि मैं बहुत लोगों को मना भी कर चुका था, तो जहाँ जहाँ मैंने देखा मैंने ना कहा है, वहाँ दोबारा अप्रोच भी कर रहा हूँ मैं, तो मुझे कोई ले नहीं रहा है या एंटरटेन भी नहीं कर रहा है। इनफैक्ट ऑफिस में भी घुसने की परमिशन नहीं होती थी जहाँ से मुझे ऑफर आया था। यहाँ परिवार है, जिम्मेदारी है, बच्चे भी हो गए हैं। तब थोड़ा डिप्रेशन हुआ आपको? डिप्रेशन जहाँ से ऑफर्स आए अब वहाँ पे एंट्री बंद है। डिप्रेशन से ज़्यादा मुझे तकलीफ हुई यार कि मैंने तो अपने ईमानदारी से, मैंने रूडली किसी को मना नहीं किया, मैंने ईमानदारी से कहा कि मुझे मौका दीजिए, मैं पूरी जान लगा दूंगा, मैं अच्छा काम करूँ, मतलब जितना मुझे आता है उससे बहुत अच्छा करूँगा। कोई यहाँ मतलब आपके दिल की बात कौन सुनेगा, सबको अपना ये रहता है। घर में काफ़ी दिक्कतें हुई उस समय, मतलब फाइनेंशली। उस समय भाड़े पे रहते थे, कई बार ऐसा भी होता था कि भाड़ा देने के लिए भी पैसा नहीं रहता था। कई बार ऐसा है कि चावल दाल ही केवल खा लिए, सब्जी के लिए भी पैसे नहीं है, दूध बच्चों का तो अलग ही चीज़ है। तो ये जब चीज़ें हुई फिर मेरे को ऐसा लगता था यार कि डिसीज़न मैंने लिया एक्टर बनने का, मेरी वजह से या तो मुझे शादी नहीं करनी थी, मेरी वजह से मेरी परिवार क्यों सफ़र कर रहा है। बड़ा तकलीफ मतलब होता था, मैं परेशान रहता था। जो डिप्रेशन वाली बात बोले आपने, वो उस तरह के सोच आते थे कि यार मैं तो है ठीक है, मैं चल रहा है, लेकिन मेरी वजह से परिवार सफ़र कर रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसे ही बनारस चला गया मैं। होता ना कि ठीक है कुछ दिन के लिए ऐसे एक ब्रेक लेके, हाँ बनारस घूम के आएंगे, भोलेनाथ के शरण में, कुछ ऐसी। बनारस गया, उस समय जो मोबाइल था, गंगा जी में नहाने में मोबाइल गिर गया। अच्छा, मोबाइल गिर गया। और ऐसा है आजकल तो वही सेम नंबर आप ले सकते हैं, वो उस समय मेरा रिलायंस वाला मोबाइल था, पता नहीं क्या वो नंबर ही चेंज हो गया, मतलब मोबाइल गिर गया, नंबर ही चेंज हो गया, नंबर चेंज हो गया। तो उस दौरान जब मैं वापस आया यहाँ, तो रामू जी के यहाँ एक
फिल्म बन रही थी जिसमें मेरी अच्छे रोल में बात चल रही थी। तब शिव दसानी, रितेश देशमुख, आयशा टाकिया और 2 विलेन थे, उसमें से एक विलेन की मेरी बात चल रही थी और प्रवाल रमन उस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे। अब ये नंबर तो बंद था आपका? हाँ, ये नंबर बंद था तो नहीं बढ़ा मुझे कि हाँ ऑफिस में मैं जा करके ये बता दिया, तो उन्होंने बोला ठीक है। मुझे अब ढूंढ रहे थे मधुर जी, अब वो पुराना नंबर कहीं वो नहीं मिल नहीं रहा है ये वो। फिर मधुर जी को एक आइडिया आया कि ये रामू जी के यहाँ भी फिल्में करता है, नीचे ही ऑफिस है, उसको अपने असिस्टेंट को जाके भेजे। तो रामू जी के यहाँ ना उस समय बहुत सारी फिल्में बनती थी, कभी कोई जीजी बना रहा है, कोई प्रवाल रमन बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो अलग अलग डेस्क थे। तो 2-3 जगह जाके पता किया, फिर प्रवाल रमन के पास गए वो जो असिस्टेंट, तो बोले हाँ 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 हमारी तो फिल्म करने वाला है वो। फ़ोन आ गया मधुर जी का और मधुर जी बोले आ जा ऑफिस में मिल। कहाँ है गायब ये वो। गया मैं तो मिला, तो उन्होंने बोला था ना तेरे को अच्छा एक रोल दूंगा मैं, वो ट्रैफिक सिग्नल का रोल उन्होंने बताया। और ब्यूटीफुल पिक्चर थी, उसमें आपका काम भी बहुत शानदार। हाँ, मतलब एक अलग पहचान दी उस फिल्म ने। जैसे एक गांव करके फिल्म थी, उसको एक दोहा के बंदे ने बनाया है और उसमें लगभग मेन रोल ही है मेरा। प्राइम वीडियो पे है फिल्म, बट वो फिल्म चली नहीं। इस तरह से 2-3 और भी फिल्में थी। एक बुद्धा इन ट्रैफिक जाम, उसमें नक्सल चीफ मैंने किया था। बिल्कुल, वो भी अच्छी फिल्म थी। वो भी अच्छी फिल्म थी, विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट करी थी। वो भी फिल्म नहीं चली। ये अच्छे से मालूम है कि फिल्म चलती है, एक फिल्म चलेगी ना तो 5 फिल्मों की आपको ऑफर आएंगे और अच्छे अच्छे रोल के आएंगे। तो कुछ एक 4-5-6 फिल्में ऐसी ही थी। अब मेरा उसमें कुछ नहीं, हम तो अपना 100% कोशिश करते हैं देने के लिए। तो नहीं चली, तो फिर और भागा दौड़ी बढ़ गई, बेचैनी बढ़ गई। लेकिन हाँ ठीक है, यही जीवन है। मतलब अभी ये फिल्में नहीं चल रही हैं, मुझे ईश्वर पे पूरी आस्था है। आने वाली कई फिल्में अभी कर रहा हूँ या करूँगा, वो चलेंगी, उसमें अच्छे अच्छे रोल हैं और अपने आप चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। उस दौरान थोड़ी आस्था कम हुई आपकी? मेरी ईश्वर पे आस्था कभी कम नहीं हुई, क्योंकि सच्चाई ये है कि मैं एक चिरमिरी जैसे छोटे शहर से निकला, जहाँ सड़क पे बैठ के मैं रोड साइड सिनेमा देखता था और मैंने ख्वाब बुने कि मुझे भी फिल्मों में आना है। ईश्वर ने ही मुझे रास्ता दिखाना। मैं चाहता तो मध्य प्रदेश में भी पढ़ सकता था, मैं दिल्ली आ गया पढ़ने के लिए। दिल्ली आया तो फिर मुझे थिएटर या सारी चीज़ें मुझे दिखाई दी। इंजीनियरिंग मध्य प्रदेश में भी PET एग्ज़ाम होता है, वहाँ मैं क्लियर करके मध्य प्रदेश में ही पढ़ता और वहीं मैं इंजीनियरिंग का जॉब ही करते रह जाता, क्योंकि वहाँ भी मुझे रास्ता नहीं मिलता। ईश्वर ने ही मुझे रास्ता दिखाया दिल्ली आने का, दिल्ली में लोगों से मिला। ईश्वर ने ही मुझे आने के 6-7 दिन बाद राम गोपाल वर्मा जैसे बड़े निर्देशक के साथ कंपनी जैसी फिल्म दिलवाई। बिल्कुल। अंदर से पता है कि भगवान ही आपको नवाजते हैं ना टैलेंट से, कला से। तो भगवान ने अगर आपको ये दिया है तो इसका इस्तेमाल भी भगवान करवाएंगे, ये मुझे पूरी विश्वास है। ये तो जनरली बड़ी प्यारी बात है, क्योंकि जब उसने पैदा किया है हाँ और यहाँ भेजा है तो कोई ना कोई प्लान तो होगा। क्योंकि मैं भी बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ इस बात में। जी हाँ, कि ऐसे तो नहीं भेजा हमको। और मैं जैसे अपने आप से खुद से कैसे कहूँ, मैं जैसे आप ही कहें, ऐसे कई लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छे अभिनेता हैं, या कई लोग कहते हैं, तो ये मेरी कुछ काम देखे होंगे, शायद उनको दिल से पसंद आया होगा तभी ना। 100%। मैं पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से मेहनत करता हूँ। ईश्वर की ही कृपा है कि शायद आप लोगों को उतना अच्छा काम पसंद आ रहा है, या लोगों को भी पसंद आ रहा है, मेरे अभिनय की तारीफ होती है। तो अगर अभिनय की तारीफ हो रही है, अच्छा हो रहा है, तो ईश्वर है ना, ईश्वर देंगे। 100%। आप यकीन नहीं करेंगे, आज हमारे दूबी जी को जब हमने बोला कि पॉडकास्ट के लिए गोपाल सर आ रहे हैं, तो ये भी एक्साइटेड था। हाँ, क्योंकि ये भी फैन है, अरे थैंक यू वेरी सिनेमा लवर है और आपका काम फॉलो करता रहता है। तो दूबी जी भी बड़े एक्साइटेड थे हमारे कि चलो बढ़िया है। जी 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 जी। कैसा फील होता है सर जब इतने कम टाइम में, जब भगवान ने आपका जो साथ दिया है, उतने कम टाइम में अपने अच्छा खासा फेम जो हासिल किया, तो कभी कभी ये सर पे चढ़ता है कि नहीं चढ़ता? क्या लगता है आपको? ये बड़ी अच्छा सवाल पूछा आपने। सर पे चढ़ गया था एक, नहीं वो भी ऊटपटांग चीज़ें होती है तब चढ़ता है सब। जैसे ट्रैफिक सिग्नल था, वो जब रिलीज़ हो गई थी ना, उस समय पापा यहाँ आ गए थे और मुझे बड़ा खुशी होता था। मैं जानबूझ करके पापा को ना भीड़ भाड़ के एरिया में ले जाता था ताकि लोग मुझे पहचाने, मुझसे फ़ोटो खिंचाएं। तो ये शायद मैं इसको सर पे चढ़ना कहूँगा, या अपने माँ बाप को खुश करना देखना चाहूँगा कि देखिए आपके बेटे के साथ लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ये तो बहुत क्यूट बात है। हाँ, मतलब हाँ, लेकिन एक ऐसा ही उदाहरण, इसमें कई तरह की चीज़ें हुई।
जो कभी कभी एज एन एक्टर आपको इरिटेट भी कर देती हैं। सड़क पे कोई बंदा मिला, हाथ मिलाया, बोला अरे सर आपका काम देखा, बहुत अच्छा लगा, ये वो। अब मैं ना इग्नोर करता हूँ, काहे मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा काम लगा। आपको तो पता है कि 80% लोगों को फिल्मों में काम, और लोगों को लगता है हलवा है, बिना मेहनत के फिल्म में काम कर लो, बहुत ईजी है। नहीं, हाँ, तो मिलेंगे, पहले तारीफ करेंगे, फिर बोलेंगे सर मेरा एक भतीजा है सर, बहुत अच्छा दिखता है, हैंडसम है, हीरो है, उसको लिए कुछ करो ना। अरे हम क्या करेंगे भाई, हैं इस तरह से बहुत लोग मिले। तो इसको आप रूड कहें या क्या कहें, ये जब बहुत मैं परेशान हो गया तो एक बंदा आया, बोला कि सर मैं मेरा एक भतीजा है, उसको आप फिल्मों में करवाइए ना, ये वो। तो मैंने बोला सर आप क्या काम करते हैं? तो बोला सर मैं SBI में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। मैं बोला अच्छा, तो मेरा साले का SBI में आप लगवा दीजिए, आपके भतीजे का मैं करता हूँ फिल्म लाइन में कुछ। अरे सर कहाँ हो पाएगा SBI? मैं बोला जब SBI जैसी चीज़ में आप किसी का नहीं लगवा सकते तो आप कैसे सोच सकते हो कि बिना मेहनत के, बिना कुछ काम किए कि कोई फिल्म में काम कर सकता है या क्या कर सकता है? दूर से लोगों को लगता है बहुत आसान फील्ड है, आसान नहीं है दोस्त। इसके लिए कड़ी मेहनत होती है, कड़ी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। जैसे कोई भी अगर चार्टेड अकाउंटेंट भी है तो चार्टेड अकाउंटेंट का पास करेगा तभी तो वो CA का काम कर पाएगा ना। डायरेक्टर भी है, वो डायरेक्शन का पूरा कहीं भी ट्रेनिंग लेगा या किसी को असिस्ट करेगा तब सीखेगा, तब ना ABCD उसको पता होगा। एक्टर है उसके लिए तपस्या वाला फील्ड है ये, बहुत मेहनत वाला फील्ड है। ऐसी आसान नहीं है कि कोई भी आए और बोले कि नहीं अच्छा दिखता है और इसको फिल्म में काम मिल जाए। तो सवाल आपका ये था कि ये जो सक्सेस जो आता है ये दिमाग में नहीं चढ़ता। मैं लोगों को धरातल पे लाने वाला क्या, मैं जेन्युइनली सच्चाई बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है, आसान है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जिस दिन सर दिमाग में चढ़ गया उस दिन ख़त्म है ना जी। सोचते रहेंगे कुछ अच्छा, तभी तो होगा। बिल्कुल। और जैसे आपको पॉडकास्ट से पहले भी मैं कह रहा था कि किसी भी नई फिल्म शुरू होती है, पहले दिन सेट पे जाते हैं एक अलग तरह की घबराहट होती है, और वो घबराहट जब तक बनी रहेगी ना तब तक आप अच्छा काम करने के लिए अग्रसर रहेंगे। बिल्कुल। तो सर वो आप जब पिताजी के साथ जाते थे आप मार्केट में, स्पेशली ये देखने के लिए कि जब लोग फोटो खींचेंगे तो क्या एक्सप्रेशन रहेगा, तो ये क्या कहानी थी एग्जैक्टली? एक्चुअली मैं जानबूझ करके पिताजी को बोलता था कि चलिए आज चलते हैं वहाँ घूम करके आते हैं। वहाँ मैं भीड़ भाड़ वाले एरिया में ले जाता था, तो वहाँ ऑब्वियस है लोग पहचानते थे तो फोटो खिंचाते थे तो फिर पिताजी को मैं कन्फ्यूज से देखता था कि उनके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या हो रहा है। तो अंदर से खुशी होती थी कि चलिए मतलब ये जो खुशी है पिताजी के चेहरे पे, उन्होंने लाइफ में मेरे को लेके जो डिसीजन लिया, कभी मुझे ऑब्जेक्शन नहीं किया, अच्छा लगता था उनको देख। मुझे तो सर लगता है कि पेरेंट्स जो सपोर्टिव पेरेंट्स होते हैं उनकी बातें कुछ और होती है। नहीं, एक माँ या एक बाप कितनी भी तकलीफ में है वो तकलीफ कभी अपने बच्चों को नहीं दिखाता। मुझे लगता है कि सबसे बड़े एक्टर्स माँ बाप ही होते हैं। बहुत सही बात बोली आप, जो हर दुख दर्द अंदर छुपा के रखते हैं और वो बाहर नहीं आने देते। हाँ, मतलब हम बचपन से बच्चे की परवरिश करते हैं, उसकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं और उसको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने देते। और बच्चे की डिमांड भी होती है, उसको मतलब अपने खुद तकलीफ सह के पूरी करते हैं। और इसके अपोजिट मैंने तो ये महसूस किया है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और आप कुछ कमाने लगते हो या आपकी कुछ माँ बाप के लिए करने की इच्छा होती है, तो माँ बाप को कभी डिमांडिंग होते ही नहीं, मतलब हाँ स्वीकार है, बेटा खुश है वो खुश हैं, कोई डिमांड होती ही नहीं थी। मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ जब आप अपने पिताजी की या उनकी बात करते हो तो तब आप इमोशनल हो जाते हैं। तो कितना कनेक्टेड? एक तो सबसे बड़े लगाव यही था कि जो मैं करना चाहा कभी उन्होंने रोका नहीं, पूरी तरह से सपोर्ट किया, मुझ पर विश्वास किया। और वही चीज़ मुझ में भी आई कि मेरे भी बच्चों के साथ जो वो करना चाहेंगे मैं नहीं करूँगा, मतलब उनको रोकूंगा टोकूंगा नहीं, कभी अपोज नहीं करूँगा। तो आने वाले 2 प्रोजेक्ट के बारे में मैं बता देता हूँ जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एक फिल्म है अजय देवगन प्रोडक्शन की, माँ नाम है फिल्म का, हॉरर जॉनर की फिल्म है। काजोल जी इसमें लीड में है और उसके बाद रोनित रॉय हैं, तीसरा महत्वपूर्ण रोल मेरा है। हाँ, और इसको विशाल फुरिया करके डायरेक्टर हैं, वो उन्होंने डायरेक्ट किया है। इसके अलावा एक वेब सीरीज है MX प्लेयर के लिए बनी थी, हरमन बाविजा ने प्रोड्यूस किया था, तो अब तो अमेजोन और MX मर्ज हो गया है। कमाटीपुरा बैकड्रॉप पे है वो सीरीज। जैकी श्रॉफ, सिकंदर खेर, मैं, मधुर मित्तल, मयूर मोरे, वो जो कोटा फैक्ट्री वाला लड़का वो है। तो 5 मेन रोल हैं, उसमें से एक रोल मेरा है। और पूरा हार्डकोर वो दिल का पसंद है, मतलब वो हार्डकोर क्रिमिनल वाला रोल है, मतलब वो अलग सा ही है। तो वो MX पे आने वाली है, तो देखिए कब आएगी और क्या है। कितना अच्छा लगता है सुन के कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया
और इतना कुछ लाइफ में फेस किया, और अभी जब ये 2 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हुए जो आपके चेहरे पे चमक थी, तो मुझे लगता है मज़ा इस बात में है कि हाँ, ये अचीवमेंट है ना, मतलब हाँ कि इतना शिद्दत से जिस चीज़ के लिए मेहनत करता है आदमी, वो चीज़ धीरे धीरे पास में आती है तो दिल में खुशी और चेहरे पे चमक तो आएगी। बिल्कुल। मैं तो गोपाल से यही पूछना चाहूँगा कि नई पीढ़ी जो अभी कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, एक्टर्स बनना चाहते हैं, लड़के लड़कियाँ कितने बहुत मेहनत कर रहे हैं, जी जी जी। तो उनके लिए अगर आप कुछ बोल दें और उनको सही गाइडेंस दे दें। पहला गाइडेंस ये है कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, अपने अभिनय पे काम करिए, बहुत ही माइन्यूट फुल है, ये नहीं है भाई लाइन बोल लिया एक्टिंग हो गई ना, पूरे डिटेल में उसके साथ गहराई से काम करिए। कोई भी स्क्रिप्ट अगर आपको रोल मिलता है या वो भी है तो उसको बार बार पढ़िए, अपने रोल पूरे स्क्रिप्ट को ही पढ़िए, बार बार पढ़िए, अपने रोल को पढ़िए, बहुत सी चीज़ें उससे समझ में आएंगी। अभिनय पे अच्छे से काम कर लेंगे ना तो चीज़ें अपने आप आसान हो जाएगी। हाँ, कुछ आजकल नया दौर भी चल गया है कि बॉडी वॉडी बनाना ये वो, तो बॉडी वॉडी भी ठीक है, वो शोबाजी के लिए सही है, लेकिन उतना अगर जितने शिद्दत से आप बॉडी बना रहे हैं उतने ही शिद्दत से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है अभिनय पे भी काम करना, तो ये बहुत ज़रूरी है फॉर अ गुड एक्टर। दिस इज द हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे लुक से आपको एक बार काम मिल जाएगा, 2 बार काम मिल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट देखेगी पब्लिक तो आपकी परफॉर्मेंस ही ना, बॉडी तो देखने नहीं आएगी। 100%। तो परफॉर्मेंस पे काम करिए, अभिनय पे काम करिए, वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा फायदेमंद रहेगा। क्राफ्ट सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। आई फील सर बड़ा मज़ा है आपके साथ बातचीत करके। मुझे भी बहुत हाँ, अच्छा लगा। कि आपकी जर्नी जाननी थी। मैं चाह रहा था कि ऑडियंस को मालूम पड़े कि इतना इजी नहीं है, हाँ कि हर एक चमकते सितारे के पीछे जी जी जी। अंधेरा ज़रूर रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ तो बस सर मैं चाह रहा हूँ हमारे मेन कैमरा में देख के एक बार बोल दीजिए कि सब्सक्राइब करें रोज़ ट्रेलब्लेजर पॉडकास्ट को। दोस्तों नमस्कार, आप सब्सक्राइब करें रोज़ ट्रेलब्लेजर चैनल को, पॉडकास्ट को लाइक करें और शेयर करें। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे, और इसको ये जो कर रहे हैं अभिषेक जी बहुत गुणी हैं, इनके साथ बहुत पुराना परिचय रहा है मेरा, और ये भी ऐसे ही नहीं इस फील्ड में आ गए हैं, इन्होंने भी काफ़ी मेहनत करी है। इंद्र कुमार जैसे डायरेक्टर के साथ एसोसिएट रहे हैं कई साल, और फिर अभी अपना कुछ नया कर रहे हैं। सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।